वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूजीसी नेट के लिए वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनके की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत यूजफुल होने वाले हैं हमारे कमिंग एग्जाम्स में। तो पहला हम थिंकर जो अपना है हम देखते हैं ग्रैनवेल ऑस्टिन। तो ग्रैनवेल ऑस्टिन के बारे में अगर थोड़ा सा हम आइडिया ले तो ग्रैनवेल ऑस्टिन एक बहुत ही बड़े थिंकर है जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। एंड एट द सेम टाइम ही नॉट ओनली राइट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक सोशल डॉक्यूमेंट बोला है और इसी के साथ साथ उन्होंने सीमलेस वेब बोला है। सीमलेस वेब क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं एक नेक्सस है तीन चीजों का, दैट इज द सोशल रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी एंड द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी। तो इन तीनों चीज के नेक्सस को उन्होंने बेसिकली सीमलेस वेब बोला है एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओलिगार्की ऑफ थ्री लीडर्स का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, जहां पे उस टाइम के जो तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, नेहरू, पटेल एंड आजाद, उन तीनों को हमने ओलिगार्की ऑफ थ्री लीडर्स इन्होंने कॉइन की है टर्म। उसके बाद इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड द वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1999। द नेक्स्ट थिंकर the important one we move to is the मॉरिस जॉन्स। तो जब मॉरिस जॉन्स को हम जानते हैं या उनका आइडिया जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या इंडिया के पॉलिटिक्स के ऊपर हम देखने का ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये लेके चलना, ही वाज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिया के पॉलिटिक्स को बेसिकली इंटरैक्शन देखा है गवर्नमेंट का एंड मूवमेंट का, और जहां पे उन्होंने एक मीडिएटिक फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया है। इसका मतलब ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है बेसिकली कि सरकार और कुछ मूवमेंट्स, कुछ आंदोलन जो है वो एट द ग्राउंड या एट द ग्रास रूट लेवल जो है वो डेवलप हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कैसे वो जो मूवमेंट्स या आंदोलन जो कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलप कर रहे हैं, उनका कैसे इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में हमें देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटिक्स के सिनेरियो में। तो इसी को इन्होंने एक कॉइन टर्म किया जिसका नाम है मीडिएटिंग फ्रेमवर्क। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली इस चीज को एंटायर पर्सोनल एंड मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत में समझने का ट्राई करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्सोनल मीन्स द स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन द वे, सो गवर्नमेंट एंड मूवमेंट का जो इंटरेक्शन है बेसिकली दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सोनल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। नेक्स्ट वी आर सीइंग दैट द मूवमेंट जो है बेसिकली एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह देखा गया है। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे देख रहे हैं कि एक ही पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो प्रेवलेंट है, एंड नॉट ओनली प्रेवलेंट है बल्कि उसका जो है एक डोमिनेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है इंडिया के पॉलिटिक्स में सिंस 1947। और जब इंडिया में एक ही पार्टी का डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है दैट इज द कांग्रेस पार्टी, तो उसी का हमें ये लेके चलना है कि उसी का जो डोमिनेंस है या उसका जो इम्पैक्ट है वो विद इन द पॉलिटिक्स एंड आउटसाइड द पॉलिटिक्स हमें दोनों देखने को मिलता है। और इसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स में आउटसाइड और विद इन दोनों पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो रहा है, तो उसके कारण हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक डिविजन्स आ रहे हैं। किस बेसिस पे आ रहे हैं? जैसे कि कास्ट हो गए, इनफॉर्मल कास्ट ग्रुप्स हो गए। तो पहले हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक अम्ब्रेला पार्टी हो रही थी, बट व्हाट इज हैपनिंग कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो विद इन एंड आउटसाइड कांग्रेस पार्टी ही रिवॉल्व करने लगी या उन्हीं के आसपास घूमने लगी। तब हम उस कंडीशन में देख रहे हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डिविजन्स भी जो बेस्ड हैं कास्ट पे वो भी इमर्ज होने लगे। उसके बाद एज आई टोल्ड यू मीडिएटिंग फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, गवर्नमेंट की एंड मूवमेंट की बात की गई है, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर बुक्स हम देखें तो जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया दैट इज इन द ईयर 1971 एंड द पार्लियामेंट इन इंडिया दैट इज इन 1957। उसी के साथ साथ मॉरिस जॉन्स ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड जो फोर्सेस थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी, जिसके कारण न्यू कास्ट क्लास वगैरह इमर्ज हो रहे थे। बट एट द सेम टाइम वहां पे कुछ संत नागरिक भी थे, संत जैसे लोग भी थे जिनको सेंटली इडियम्स बोला गया है मॉरिस जॉन्स के द्वारा, और उन दो व्यक्तियों का नाम है बेसिकली गांधी और विनोबा भावे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने तीन लैंग्वेजेस की बात की है, जिसमें हम पहला लैंग्वेज देखते हैं कि जो कि मॉडर्न वेस्टर्नाइज लैंग्वेज है। मॉडर्न वेस्टर्नाइज लैंग्वेज बेसिकली एक अपर क्लास या हाई क्लास पीपल का लैंग्वेज है। एंड इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो कि मासेस की लैंग्वेज है उनका हम देखते हैं एक नेक्सस, और तीसरा है सेंटली लैंग्वेज। सेंटली लैंग्वेज मतलब हो गए गांधी वगैरह जैसे कि मासेस को कलेक्ट करने के लिए उस टाइम पे यूज कर रहे थे।
द नेक्स्ट थिंकर इंपॉर्टेंट वन इज द मायरॉन वीनर। अब जब मायरॉन वीनर को हम देखते हैं तो इनका सबसे इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि ये सबसे पहले जो ऐसे थिंकर हैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट से जो इंडिया के स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं। अभी तक जितने थिंकर आए वो बेसिकली इंडिया के पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं एज अ क्लास एंड कास्ट के बेसिस पे। बट अब ये मायरॉन वीनर जो है वो कंट्री को नहीं, बेसिकली स्पेसिफिक स्टेट्स को देख के, उनके स्टेट के स्पेसिफिक पॉलिटिक्स को देख के उन पे स्टडी करते हैं। और हम ये देखते हैं कि 1957 में इनका जो वर्क है वो स्टार्ट होता है और सबसे पहले थिंकर जो है वो बनते हैं जहां पे वो ऑपोजिशन को समझने का ट्राई करते हैं। और उस टाइम पे हम देखते हैं कि 1957 में जब इलेक्शंस होते हैं तो हमें बिगेस्ट ऑपोजिशन जो है उस टाइम पे कांग्रेस के ऑपोजिशन में हमें कम्युनिस्ट पार्टी देखते हैं। और उनका जो बेसिक वर्क जो है स्टेट पॉलिटिक्स का, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एरिया। उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो एरोड कर रही है सोशल स्टेटस पे, दैट इज द कास्ट, ट्राइबल लॉयल्टीज। और इसी के साथ साथ न्यू सोर्स ऑफ पावर इमर्ज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल पॉलिटिक्स के साथ साथ जो स्टेट पॉलिटिक्स के जो रोल में स्टेट पॉलिटिक्स पे जो लीडर्स हैं या स्टेट पॉलिटिक्स पे जो भी कैरेक्टर्स या एक्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को, इंडिया के पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं शेप कर रहे हैं और इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1962 में उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल पे लिखा है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इनका जो मेथड है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर फंक्शनल मेथड है या अप्रोच है। उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी की बात करता है, जहां पे दो कल्चर्स की उन्होंने बात की है, दैट इज द एलीट कल्चर एंड द मास कल्चर। एलीट कल्चर वो कल्चर है जो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ सेंटर में इन्वॉल्व है, जहां पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। और जो दूसरा कल्चर है वो है बेसिकली मासेस का कल्चर, दैट इज रिलेटेड टू द स्टेट, जो ग्राउंड लेवल या फिर रूट्स पे जो हम कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे कल्चर जो इमर्ज हो रहा है। उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इनका ये भी मानना है कि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी कंट्री में नहीं आ जाती या किसी स्टेट में नहीं आ जाती तब तक हमें कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया 1957, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी 1962, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, सन्स ऑफ सॉइल 1978, इंडियन पैराडॉक्स 1989 जिसको एडिट किया आशुतोष वार्ष्णेय ने, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया 1991, बॉर्न अनफ्री चाइल्ड लेबर एजुकेशन बाय आशा बाजपेयी एंड मायरॉन वीनर 2006। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड share my channel as much as you can. Thank you so much.